Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारा संविधान हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। वो तीन स्तरीय शासन व्यवस्था में कौन कौन से तीन स्तर हैं? तो सबसे ऊपर आप देखते हैं केंद्रीय प्रशासन, फिर उसके नीचे राज्य प्रशासन और सबसे नीचे स्थानीय शासन व्यवस्था। मूल संविधान में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी और परिणाम हुआ था कि दो स्तरीय शासन व्यवस्था का संचालन शुरू हुआ था। चूंकि संघात्मक शासन की एक मूल विशेषता होती है कि उसमें दो स्तरीय सरकारें होती हैं और उन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 1 में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और उसके यूनियन मॉडल को हमने अपनाया, तो केंद्र और राज्य दो स्तरीय सरकारों की स्थापना की व्यवस्था की गई और संविधान की अनुसूची 7 के तहत उन दोनों के बीच में हमने शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी कर दिया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। लेकिन हमें तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था की जरूरत भी थी। कई कारण हैं इसके पीछे। भारत में हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और लोकतंत्र की भी अनिवार्य जरूरत थी। स्थानीय शासन और लोक कल्याणकारी राज्य की भी अनिवार्य जरूरत थी। उसके अलावा महात्मा गांधी तो शुरू से ही ग्राम स्वराज की संकल्पना के समर्थक रहे और हमारे देश में प्राचीन काल से ही हमने देखा कि स्थानीय शासन संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जब वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का अस्तित्व हम देखते हैं और माना जाता है कि ये संस्थाएं मुख्य रूप से स्थानीय शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं ही हुआ करती थी। चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे मुगल काल हो, हर शासन के दौर में हमने पाया कि भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में कर दिया गया। प्रांतों को हमने विषय या आहार में विभाजित कर दिया। उसके नीचे 5-10 गांवों का समूह और सबसे नीचे गांव। गुप्त काल में भी इसी तरीके से और मुगल काल में भी इसी तरीके से कई स्तरों पर शासन का संचालन हुआ और उन कई स्तरों में हम देखते हैं कि स्थानीय शासन व्यवस्था का हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। ब्रिटिश शासनकाल के शुरुआती दौर में ऐसा देखा गया कि स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ चोट पहुंची क्योंकि अंग्रेज उस सिस्टम से वाकिफ नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारी परिस्थितियों, जरूरतों को समझा, तो फिर ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्थानीय शासन संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए और हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब कि प्राचीन काल से ही एक लंबी परंपरा थी हमारे देश में स्थानीय शासन की। आज़ादी के बाद हम कैसे छोड़ देते, बल्कि हमें और ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी आज़ादी के बाद स्थानीय शासन की। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो
और सोच के देखें कि ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी दिल्ली या पटना या जयपुर या लखनऊ में तो नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर तक शासन व्यवस्था का हस्तांतरण किया जाए, विकेंद्रीकृत शासन को अपनाया जाए, गांव के लोगों को दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं पड़े, दिल्ली ही गांव के लोगों के बीच में पहुंच जाए। मतलब स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए और इसी को हम स्थानीय प्रशासन के रूप में देखते हैं। वास्तव में डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है भारत जैसे देशों में। और जब शासन का विकेंद्रीकरण होता है तो जन्म होता है विकेंद्रीकृत शासन या डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का। मतलब यही है कि शासन व्यवस्था केवल केंद्र और राज्य तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हम हर गांव, हर नगर तक भी शासन व्यवस्था की स्थापना और उसमें जनता की भागीदारी के लिए व्यापक प्रयास करेंगे। हमारे देश में हमने वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया और अगेन आप देखेंगे कि लोक कल्याण दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठ के संभव नहीं है। और स्पेशली हमारे जैसे देशों में जबकि आबादी इतनी बड़ी है, लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं है, दिल्ली के या राज्य की राजधानी के भरोसे रहेंगे तब तो 140 करोड़ लोगों का कल्याण और विकास होने से रहा। हमें कल्याणकारी योजनाओं का भी विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, उन्हें स्थानीय स्तर तक ले जाना पड़ेगा, गांव के लोगों को उन योजनाओं के क्रियान्वयन, इनफैक्ट निर्माण में भी भागीदार बनाना पड़ेगा। तब जाके उन योजनाओं को लोगों का सहयोग, समर्थन भी मिलेगा और तभी न केवल वास्तविक योजनाएं बनेंगी बल्कि बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो पाएगा। कहने का मतलब बिना स्थानीय प्रशासन या बिना विकेंद्रीकरण के ना लोकतंत्र सफल हो सकता है और ना लोक कल्याणकारी राज्य। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आफ्टर एलपीजी जब वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस या सुशासन की संकल्पना का प्रतिपादन किया तो सुशासन के लिए भी हमें विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत हुई। सुशासन जिसमें हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की बात करते हैं, हम ऐसी शासन व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं जो जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप हो। जनता अपने शासन व्यवस्था से जो उम्मीदें लगाए बैठी है, जनता की अपनी शासन व्यवस्था से जो शिकायतें, समस्याएं हैं, शासन व्यवस्था उन उम्मीदों को पूरा करे, उन शिकायतों, समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करे। अगेन देखेंगे जनता की अपेक्षाएं, इच्छाएं क्या हैं, जनता की शिकायतें, समस्याएं क्या हैं, फिर ये दिल्ली के लेवल पर संभव नहीं है, न राज्य की राजधानी के लेवल पर। जितनी उच्च स्तरीय संस्थाएं होती हैं ये वास्तव में नियोजन, नियंत्रण, समन्वय जैसे काम करने के लिए होती हैं। लेकिन वास्तविक योजनाएं बनाना हो, उनको लागू करना हो तो ये काम जितना हम ग्राउंड लेवल पे जाके करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज तभी पता लगेंगी हमें। जनता से प्रशासन का 1 to 1 कनेक्शन होगा, जनता आसानी से अपनी शिकायतें, समस्याएं रख पाएगी शासन में बैठे लोगों के सामने, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उन शिकायतों, समस्याओं को। जब जनता से मिलेंगे दोनों के बीच में आपस का एक जुड़ाव होगा, मिलजुल के समस्याओं के समाधान में ज्यादा बेहतर ढंग से काम किया जा सकेगा। और बहुत सारे फायदे होते हैं विकेंद्रीकृत शासन के, विस्तार से हम पढ़ेंगे जब गवर्नेंस या उससे जुड़े मुद्दों की चर्चा होगी।
विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने बताया कि हम सत्ता केवल केंद्र और राज्य तक सीमित नहीं रखें, बल्कि स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दें। और उसी के लिए हमारे देश में हमने स्थानीय शासन व्यवस्था की स्थापना की, और इसी का परिणाम हुआ कि हमारा संविधान त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला बन गया। संघात्मक शासन होने से 2 स्तर, केंद्र और राज्य, और फिर विकेंद्रीकृत शासन होने से स्थानीय शासन व्यवस्था की भी स्थापना कर दी गई। या दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि भारत में संघात्मक शासन के भीतर एक उपसंघात्मक शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। जब हम आजाद हुए, लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाने पर हमने बल दिया, और परिणाम स्वरूप हमने 1959 में B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की। और जब वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें प्रशासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी की जरूरत महसूस हुई। उसके लिए सबसे प्रचलित तरीका था विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण। और तब हमारे देश में 1992-93, 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए, और पंचायती राज तथा नगर पालिका शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई हमारे देश में विभिन्न राज्यों में, और उसके अलावा नगरीय स्थानीय प्रशासन की देखरेख के लिए नगर पालिका संस्थाओं की भी स्थापना की गई। फ्रेंड्स, जो ये स्थानीय प्रशासन, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज वाला टॉपिक है, आपको जीएस प्रीलिम्स में भी पढ़ना होता है, जीएस मेंस में भी है। शासन व्यवस्था प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, मेंस का भी। पंचायती राज प्रीलिम्स में भी अलग से लिखा है, और मेंस में भी गवर्नेंस का ही एक पार्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस या विकेंद्रीकृत शासन। इनफैक्ट ये हमें एथिक्स में भी मददगार है। ये निबंध के लिए भी बड़ा उपयोगी टॉपिक है, मतलब एक मल्टीपर्पस टॉपिक है। ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। अनेक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग जगहों पे, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, विकेंद्रीकृत शासन, इनसे जो इनसे जुड़ी हुई थ्योरी है। थ्योरी मतलब संक्षेप में मैंने चर्चा की कि क्यों जरूरत है हमें स्थानीय शासन की, कैसे इसके बिना लोकतंत्र, लोक कल्याण सफल नहीं हो सकता, कैसे ये सुशासन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, कैसे ये प्रशासन को पारदर्शी और स्मार्ट बनाने की जरूरत है। 73वें संशोधन क्या, उनके प्रावधान क्या, आप पढ़ लेंगे इजीली किसी भी किताब या जो भी टीचर आपको पढ़ा दे। लेकिन हमेशा आप देखेंगे जो यूपीएससी का एग्जाम है, जो प्रश्न पूछने का तरीका है, प्रश्नों की जो प्रकृति है, हमें केवल किताबी ज्ञान हो तो हम कभी भी आंसर बहुत अच्छा नहीं लिख पाते, बल्कि हमें किताबी ज्ञान की जरूरत तो है ही, बिना उसके भी हम अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। किंतु किताबी ज्ञान या सैद्धांतिक अध्ययन के अलावा हमें व्यावहारिक जानकारियों का होना भी बहुत आवश्यक होता है। पंचायती राज के प्रावधान क्या हैं संविधान में, वो अपनी जगह ठीक है, जानना जरूरी है, किंतु व्यवहार में पंचायती राज लागू कैसे हो रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसकी सफलताएं क्या हैं, उसकी चुनौतियां, उसकी बाधाएं क्या हैं, और व्यावहारिक स्थितियां क्या हैं, उस नजरिए से हमें अध्ययन करना जरूरी है।
बिना इस व्यावहारिक जानकारी के हम कभी भी अपने आंसर को उस गुणवत्ता का नहीं बना सकते कि हम आईएएस बन जाए। आसान शब्दों में कहा जाता है कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें थ्योरी के साथ साथ उदाहरणों का होना या अप्लाइड एस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा सा मैं तकनीकी शब्दों में कहूं उसी बात को, तो केस स्टडीज का प्रयोग हम आंसर में करें, और स्पेशली इस तरह के आंसर और टॉपिक जो केवल थ्योरेटिकल नहीं है, और उनमें हम केस स्टडी का प्रयोग करें तो हमें नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, हमारा आंसर ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा गुणवत्तापरक होता है। किसी भी विषय के अध्ययन और अध्यापन की बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, उसी में एक पद्धति केस पद्धति या केस स्टडी भी होती है। फोर्थ पेपर एथिक्स में तो पूरा एक सेक्शन ही आप देखते हैं केस स्टडी। वहां केस स्टडी का मतलब यह है कि एक घटना दी जाती है, उसमें आपका एक रोल सुनिश्चित होता है, और फिर उस घटना में कैसे आप अपना रोल बेहतर ढंग से प्ले करेंगे उससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। केस स्टडी का ही एक और रूप है मिलता जुलता ही, कि जो घटना जैसे घटित हुई हूबहू उस घटना को उस रूप में वर्णित करना। बस एथिक्स में वो एक काल्पनिक रूप में दिया जाता है आपका एक रोल, और जब बाकी जगहों पे हम केस स्टडी की बात करते हैं तो यहां काल्पनिक नहीं, एक वास्तविक घटना का हम उदाहरण के रूप में अपने आंसर में समावेश कर लें तो हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। पंचायती राज से जुड़ी हुई एक केस स्टडी यहां मैं लेके आया हूं आपके पास, ताकि आप ये समझ पाएं कि केस स्टडी का मतलब क्या है और कैसे आपको अपने आंसर में शामिल करना है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि ये काम बहुत आसान है। बस अगर आप में वो सोच, वो अप्रोच डेवलप हो जाएगी तो आप एक समय के बाद खुद अपने आप भी इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैंने हमेशा ये कहा और आगे हमेशा कहता रहूंगा कि बिना करंट नॉलेज के, बिना करंट डेवलपमेंट की जानकारी के आप एक अच्छे सिविल सेवक बन नहीं सकते। पहली बात तो पास ही होना मुश्किल होगा, और चलिए हो भी जाए किस्मत से पास तो एक अच्छे सिविल सेवक साबित तो नहीं होंगे जीवन में। और वो अगर करंट डेवलपमेंट के प्रति आप अवेयर हैं, एक अच्छे सिविल सेवक का गुण ही माना गया है कि उसमें उदार जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब सीखने समझने की क्षमता, अपने आप को अप टू डेट रखना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना। जब तक इस तरह की क्वालिटी से एक लोक सेवक में नहीं है, कभी वो एक अच्छा लोक सेवक हो ही नहीं सकता। देश को, राज्य को सोते हुए प्रशासकों की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत है कि करंट डेवलपमेंट के प्रति हम जागरूक हों, और ये काम बहुत आसानी से हम डेली न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन्स, और आजकल तो अब इंटरनेट का जमाना है तो ऑनलाइन बहुत आसानी से हम अपनी इस नॉलेज को अप टू डेट कर सकते हैं। केवल ईमानदारी से न्यूज़पेपर ही डेली पढ़ लें हम 1 से 2 घंटे, तो पूरे देश, दुनिया, राज्य से हम बड़े अच्छे से जुड़े रहते हैं। जितने जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहे हैं हमें पता लगते रहते हैं। वहीं से मैं एक ये केस स्टडी आपके सामने लेके आया हूं, यहां पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई। बुंदेलखंड, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को मिला के बनता है, समय समय पे आप पढ़ते हैं एक अलग राज्य की मांग भी होती रहती है बुंदेलखंड की। वहां से जुड़ी एक केस स्टडी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण अखबार देखेंगे, वहां से निकाली है मैंने। सोर्स इसलिए भी बता रहा हूं कि ताकि मैंने कहा कि ये काम करना कठिन नहीं है, बस वो सोच, वो अप्रोच आप में विकसित हो, इतना जरूरी है। तो इसीलिए सोर्स भी बता रहा हूं कि ताकि आप खुद सीखें ये करना, आप अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि आप ज्यादा बेहतर ढंग से सिविल सेवा परीक्षा में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ शामिल हों और परीक्षा पास भी करें, एक अच्छा आंसर लिखें। देखिए, हेडिंग है डार्क जोन में पहुंची
बुंदेलखंड की पंचायत को बनाया जल ग्राम। डार्क जोन में पहुंची बुंदेलखंड की पंचायत को बनाया जल ग्राम। क्या है, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में बांदा की पतौरा पंचायत में महिला प्रधान ने प्रस्तुत किया प्रेरक उदाहरण। जल शक्ति मंत्रालय ने की सराहना। ये उदाहरण, ये केस स्टडी आपको कई जगह काम आएगी। वीमेन एम्पावरमेंट भी हम पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस में, पंचायती राज भी हम पढ़ रहे हैं। और पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया हम वो भी देखते हैं। और वहां कि जहां महिलाएं पंच सरपंच प्रधान बनी हैं, वहां महिलाओं के विकास के लिए क्या काम हो रहा है, और जहां पुरुष हैं वहां क्या। हमेशा हम पाते हैं कि जब महिलाएं पंच सरपंच प्रधान बन रही हैं तो महिलाओं की समस्याओं के समाधान में वो ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। हालांकि यहां केवल महिलाओं की समस्याओं के समाधान से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो ओवरऑल उस गांव की तस्वीर को बदल देने से जुड़ा हुआ मामला है। जो कि आप देख रहे हैं कि डार्क जोन में पंचायत पहुंच गई थी और उसे जल ग्राम बना दिया। और जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने कई बार गांव का दौरा किया और तारीफ की। थोड़ा सा देखिए आप। प्रधान के जिम्मे ग्राम पंचायत के विकास कार्य होते हैं, लेकिन आम जन की समस्याओं का निराकरण भी उनकी प्राथमिकता में रहना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। मैंने कहा अभी आपसे कि हमें अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं को वास्तव में सफल बनाना है तो जरूरत है कि उनका भी हम विकेंद्रीकरण कर दें। पंचायतों से कहें कि वो अब स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को बेहतर ढंग से लागू करें, और साथ में जो लोगों की शिकायतें समस्याएं हैं उनका समाधान भी करना है। इसी कार्यशैली का सशक्त उदाहरण है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पतौरा ग्राम पंचायत की प्रधान विनीता त्रिपाठी। सड़क नाली से आगे बढ़कर उन्होंने डार्क जोन में पहुंच चुकी बुंदेलखंड की पतौरा पंचायत को जल संकट से मुक्ति दिलाई है। पेयजल व सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने से किसानों की आय भी बढ़ी है। जल ग्राम बनी पतौरा पंचायत अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत है। डार्क जोन में पहुंची पंचायत जल ग्राम बना दी गई। बस मिलजुल के प्रयास किए गए। महिला प्रधान ने विल पावर या इच्छा शक्ति दिखाई तो सब कुछ संभव है। कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम में काम करने की इच्छा है तो असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। सुनते ही आपकी इम्पॉसिबल का दूसरा मतलब है आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल तो वर्ड ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए डिक्शनरी में। असंभव कुछ भी नहीं होता अगर हम ठान लें कि करना ही है, अगर हमारे में वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर होता। तो देखिए आप, जल ही जीवन है जब यह सुगमता, अगर उन्हीं के शब्दों में बात करें विनीता त्रिपाठी के, जल ही जीवन है जब यह सुगमता से उपलब्ध होगा तभी पंचायत का सही ढंग से विकास भी कराया जा सकता है। हमने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों के सहयोग से जल समस्या हल कर दी है। जो बातें मैंने इन जनरल बताई आपको कि बेहतर ढंग से अगर क्रियान्वयन करना है ग्राउंड लेवल पे, लोगों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इन्होंने बस वही किया, वही सरकारी योजनाएं जो केंद्र या राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं सही तरीके से लागू हो जाएं तो इतने बढ़िया रिजल्ट हैं हमारे पास। और अगर सही तरीके से लागू नहीं हो तो वो केवल किताबों में, फाइलों में दबी रह जाती हैं योजनाएं। पतौरा ग्राम पंचायत में जल संकट तो दूर हुआ ही, विकास की गंगा भी बह रही है। चारों तरफ सीसी रोड, पक्की नालियां, सुविधा संपन्न पंचायत भवन विकास की कहानी कहता है।
हर गली व नाली पक्की करवा दी है प्रधान विनीता त्रिपाठी ने। पक्की नाली से जल सोखपिट व तालाब में जाता है। सरकारी योजना के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक, तहसील या मुख्यालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शिक्षा के मंदिर को सजाने संवारने के साथ व्यवस्थाएं उत्तम की गई हैं। तो देखें आप कि कैसे एक प्रधान ने अपने प्रयासों से गांव वालों को साथ लेकर गांव की तस्वीर बदल दी है। तो हम पढ़ रहे हैं इन जनरल कि 73वें संशोधन की विशेषताएं क्या हैं, 74वें संशोधन की विशेषताएं क्या हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं उनकी, क्या कमियां रही हैं उनकी, लेकिन केवल हम कहानी कहें कि पंचायती राज संस्थाओं से महिलाओं की भागीदारी हुई है, विकास के काम बढ़े हैं, ये रटा रटाया एक कहे किताबी ज्ञान कहलाएगा। लेकिन हम साथ में एक उदाहरण के रूप में ये केस स्टडी भी डाल दें कि कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और गांव का विकास, इस संदर्भ में बुंदेलखंड की एक पंचायत का उदाहरण दृष्टव्य है। 4 लाइन में हम ये केस स्टडी लिख दें, दोनों आंसर में खुद आप अंतर करके देखें। एक आंसर जिसमें कहानी लिखी हो कि विकास हुआ, सड़कें बनी, नालियां बनी, और एक तरफ ये तो रहे ही, लेकिन साथ में एक एग्जाम्पल के रूप में हम केस स्टडी कोट कर दें कि बुंदेलखंड की एक पंचायत की महिला प्रधान ने कैसे अपने गांव को डार्क जोन से निकाल के जलग्राम बना दिया। 4 लाइनों में हम वो केस स्टडी लिख दें, खुद आप देखें कि दोनों में से कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा होगा। आप ही को दोनों कॉपी चेक करने दी जाए दोनों आंसर, तो आप किससे ज्यादा प्रभावित होंगे और किसे ज्यादा नंबर देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं जीएस के, हमेशा हमें प्रयास करना होता है इसी चीज का कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी रहेगी, लेकिन साथ साथ हम अपनी उस सैद्धांतिक समझ को व्यावहारिक ज्ञान और अनुभवों से जोड़ेंगे। और ये जितने रिसेंट एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास, उतना ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में इसी तरह से किसी और एक अलग मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से प्रयास करते रहें। धन्यवाद।